आज हम बात करेंगे 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है फ्रेंच सोसाइटी इन लेट 18th सेंचुरी। फ्रेंच सोसाइटी इन लेट 18th सेंचुरी। इसमें हम बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन की। बेटा फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है कब हुआ, कहाँ हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन बेटा ऑन 14 जुलाई 1789 में हुआ। कहाँ हुआ? सिटी ऑफ पेरिस में हुआ। पेरिस इज द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ फ्रांस। अब रेवोल्यूशन का क्या मतलब है? रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति आना, कोई भी पॉलिटिकल चेंज आना इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। तो बेटा इस चीज़ को याद रखेंगे। रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ? 14 जुलाई 1789 को हुआ। कहाँ पे हुआ? सिटी ऑफ पेरिस यानी कि फ्रांस में हुआ। अब इस रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? इसमें 7,000 men and women ऑफ पेरिस गैदर इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल एंड डिस्ट्रक्टिव गवर्नमेंट बिल्डिंग। अब 7,000 men और वीमेन जो है पेरिस कहाँ पे इकट्ठे हुए थे? पेरिस में इकट्ठे हुए। किसके सामने इकट्ठे हुए? टाउन हॉल के। और उन्होंने किस पे अटैक किया? गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक किया इन सर्च ऑफ किसके? वेपन्स के। अब बेटा हमारा क्वेश्चन है बेस्टील क्या है? बेस्टील बेटा लार्जेस्ट जेल ऑफ फ्रांस है। इट वाज ब्रोकन बाय एन एंग्री मॉब ऑन 14 जुलाई 1789। बेस्टील क्या? एक जेल का नाम है फ्रांस में। उस पर भी लोगों ने क्या किया? अटैक किया। कब किया? 14 जुलाई 1789 में किया। और रीज़न क्या था? इन सर्च ऑफ वेपन्स। अब बेटा जब उन्होंने इस पे अटैक किया जेल पे, तो उन्होंने वहाँ के कमांडर को मार दिया और कई लोगों को उन्होंने वहाँ से फ्री कर दिया। अब क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रेंच रेवोल्यूशन का इमीडिएट कॉज क्या था? हाई प्राइजेस ऑफ ब्रेड। वहाँ पे जब अनाज की कीमतें बढ़ जाती हैं तो वहाँ पे क्या होता है? क्रांति आती है, रेवोल्यूशन होता है। अब बेटा फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्लोगन क्या था? वो था लिबर्टी, फर्टर्निटी एंड इक्वालिटी। जैसे बेटा हम अंग्रेज़ों के अगेंस्ट फाइट की थी जब हमने, तो हमारा भी एक स्लोगन था, उसका नाम था जैसे वंदे मातरम। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या स्लोगन था? लिबर्टी, फर्टर्निटी एंड इक्वालिटी। बेटा आगे हम इसमें बात करेंगे कि इस रेवोल्यूशन का वाई दिस रेवोल्यूशन अकर, ये रेवोल्यूशन के कॉज क्या थे, क्यों ये अकर हुआ था? तो बेटा फर्स्ट कॉज था लुई 16 ऑफ फ्रांस। बेटा जो लुई 16 थे फ्रांस के, उन्होंने कब असेंड किया था थ्रोन ऑफ फ्रांस? 1774 में। ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस इन द ईयर 1774। और वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? बॉर्बन फैमिली से। ही बिलोंग टू बॉर्बन फैमिली। बेटा व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस इन द ईयर 1774, जो उसकी ट्रेजरी थी वो बिल्कुल एम्प्टी थी, उसके पास पैसे नहीं था। अब बेटा वाई देयर वॉज नो मनी, उसके पास पैसा क्यों नहीं था? सबसे पहला रीज़न था बेटा लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर। लुई 16 जो है बेटा वॉर्स, बहुत वॉर्स करते थे, इसलिए उनके पास पैसे की कमी हो गई। अब सेकंड रीज़न मेंटेनेंस ऑफ किंग्स पैलेस एट वर्सैलिस। बेटा सेकंड रीज़न ये था कि फ्रांस में पैलेस था वर्सैलिस में, और उस पैलेस पे किंग लुइस जो है बहुत मनी जो है स्पेंड कर रहे थे, जिसकी वजह से भी लुई 16 को किसकी कमी थी? मनी की कमी थी। थर्ड रीज़न हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। अब बेटा उस समय ब्रिटेन जो है वो कॉमन एनिमी था, किसका? फ्रांस का भी और अमेरिका का भी। फ्रांस जो है वो हेल्प कर रहा था 13 अमेरिकन कॉलोनीज को टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। अब इसमें भी पैसा लग रहा था। अब बेटा इसकी वजह से क्या हुआ? फ्रांस पे डेब्ट ऑफ 2 बिलियन लीवर पड़ गया। डेब्ट क्या होता है? कर्ज। उसको कितना पैसा लोगों का चुकाना था? 2 बिलियन लीवर। लीवर क्या है बेटा? नेम ऑफ करेंसी है। जैसे बेटा इंडिया की नेम ऑफ करेंसी क्या? रुपी है, यूएसए की डॉलर है, वैसे ही फ्रांस की करेंसी का क्या नाम था? लीवर। और इन सब की वजह से लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर, मेंटेनेंस ऑफ किंग पैलेस एट वर्सैलिस, जो फ्रांस 13 अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प कर रहा था, उसकी वजह से क्या हुआ? फ्रांस पे कितने पैसा का उधार चढ़ गया? कितने पैसे उसको देने पड़ रहे थे? अब 2 बिलियन। अब बेटा जो लेने वाले थे वो चाहते थे कि हमें पैसा जो है वापस चाहिए, लेकिन कितने रेट पे? 10% इंटरेस्ट पे। इसके लिए लुई 16 ने क्या किया? टू मीट एक्सपेंसिव द स्टेट इंक्रीज टैक्स। जो स्टेट था उसने क्या कर दिया? टैक्सेस को बढ़ा दिया। अब बेटा हम बात करेंगे जो फ्रांस है कि सोसाइटी कितने पार्ट्स में उस समय डिवाइड थी। उस समय फ्रांस की सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी आता है, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी, थर्ड स्टेट में कॉमन पीपल। सो वी कैन से एट दैट टाइम या ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स।
फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकंड स्टेट नोबिलिटी, थर्ड स्टेट कॉमन पीपल। अब जो फर्स्ट स्टेट थे उसमें कौन आता था? क्लर्जी, जैसे बिशप हो गए, फादर हो गए, प्रीस्ट हो गए, ये लोग आते हैं। और इनकी कितनी पॉपुलेशन थी? 0.5 पॉपुलेशन थी। और ये क्या कलेक्ट करते थे? एक टाइप का टैक्स कलेक्ट करते थे पेजेंट से, एक टाइप का शेयर था, उसे ये बोलते थे टिथ। और ये किससे लेते थे? थर्ड स्टेट से लेते थे। देयर इज नो नीड टू पे टैक्सेस। बेटा दे वर एग्जेम्प्टेड, दे वर फ्री टू पे एनी टाइप ऑफ टैक्स। ये कोई भी तरह का टैक्स जो है पे नहीं करते थे। अब से बात करेंगे हम सेकेंड स्टेट की, और सेकेंड स्टेट का नाम है नोबिलिटी। इसकी कितनी पॉपुलेशन थी? 1.5 पॉपुलेशन थी। और दे वर आल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एनी टैक्सेस। इसका क्या मतलब है कि दे वर फ्री फ्रॉम पेइंग एनी, ये कोई भी टाइप का टैक्स पे नहीं करते थे। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट वर द पीपल जो कि कोई टाइप का टैक्स जो है पे नहीं करते। सारा बर्डन किस पे था? थर्ड स्टेट पे, यानी कि कॉमन पीपल, मर्चेंट, लॉयर, पेजेंट्स। इनकी पॉपुलेशन कितनी थी बेटा? 90% ये पॉपुलेशन थी। और दे वर पेइंग ऑल टाइप ऑफ टैक्सेस लाइक टीथ एंड टैले। तो बेटा जो सबसे ज़्यादा बर्डन था उस समय जिस स्टेट पे, वो था थर्ड स्टेट। और वी कैन से फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट द मोस्ट प्रिविलेज्ड स्टेट थी, और सब तरह के प्रिविलेजेस जो है यही इंजॉय कर रही थी। और थर्ड स्टेट जो है वो क्या था बेटा? मोस्ट एक्सप्लॉइटेड क्लास थी। अब हम बात करेंगे बेटा द स्ट्रगल टू सर्वाइव, कि जो फ्रांस के पीपल है वो कैसे स्ट्रगल कर रहे थे जीने के लिए। अब बेटा ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब हम 1789 की बात करते हैं, जो फ्रांस की पॉपुलेशन है उसकी रैपिड ग्रोथ हो रहा था, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ फ्रेंच पॉपुलेशन। और वो कितनी हो गई थी? 28 मिलियन हो गई थी। अब बेटा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज नॉट इंक्रीजिंग। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो नहीं बढ़ रहा था। अब वो क्यों नहीं बढ़ रहा था? व्हाट वर द रीजन? वो थे ड्राउट एंड हेल। वहाँ पे सूखा पड़ रहा था, ओले पड़ रहे थे, जिसकी वजह से हार्वेस्ट अच्छी नहीं हो रही थी। बेटा रैपिड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वाज नॉट इंक्रीजिंग, ड्राउट एंड हेल, इसने किस कंडीशन को वो किया? उस समय सबसिस्टेंस क्राइसिस केम। अब वहाँ पे कौन सी क्राइसिस आती है? उसे हम कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस का क्या मतलब होता है? एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर। जब हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों पे खतरे में पड़ जाती है, हमें नहीं मिलती हैं, उसे हम कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। अब बेटा सबसिस्टेंस क्राइसिस कैसे आता है? जैसे अच्छी एग्रीकल्चर नहीं हुआ, बैड हार्वेस्ट हुआ। अब बैड हार्वेस्ट की वजह से क्या होगा? कमी हो जाएगी अनाज की, स्केर्सिटी ऑफ ग्रेन होगा। जब स्केर्सिटी ऑफ ग्रेन होगा तो जो फूड की प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। जब बेटा फूड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, द पूरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड, जो पूरेस्ट है वो खाना नहीं खरीद पाएगा। जब खाना नहीं खरीद पाएगा तो बेटा क्या होगा? फूड राइट्स होंगे, दंगे होंगे खाने के। जब दंगे होंगे खाने के लिए तो जो पुअर है वो और वीक हो जाएगा। जब वीक हो जाएगा तो बेटा डिजीजेज और एपेडेमिक महामारियाँ फैलेंगी, बीमारियाँ फैलेंगी, जिससे क्या होगा? इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, और लोगों की जो है डेथ होना शुरू हो जाएगी। बेटा ये हम बात कर रहे हैं कॉजेज, दीज वर द कॉजेज जिसकी वजह से क्या होता है? फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है होता है। अब बेटा हम बात करेंगे इसी टाइम में एक नई क्लास का इमर्जेंस हुआ, उसे कहते हैं इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास। 18th सेंचुरी में अ न्यू सोशल ग्रुप इमर्ज हु नोन एज मिडिल क्लास। और ये कौन लोग थे? दे हैड बिकम रिच। ये रिच कैसे हुए थे? ओवरसी ट्रेड करके। अब जो मिडिल क्लास के पीपल हैं ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, इनका भी इमर्जेंस होता है। ये कौन कौन लोग होते हैं? जैसे मर्चेंट, मैन्युफैक्चरर, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटर। और बेटा ये एजुकेटेड भी होते हैं। और जो बेटा मिडिल क्लास पीपल है वो किस में बिलीव करते हैं? बिलीव दैट नो ग्रुप ऑफ सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, कि हर एक को प्रिविलेज होना चाहिए, कि ये नहीं है कि जो अमीर के घर पैदा हुआ उसी को सारे राइट्स होने चाहिए और जो गरीब के घर पैदा हुआ उसको कोई राइट्स नहीं होने चाहिए। तो ये अगेंस्ट थे, ये बिलीव करते थे कि किसी भी ग्रुप ऑफ सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ, कि किसी को भी बर्थ के बेसिस पे प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। अब हम बेटा इसमें बात करेंगे फिलोसफर्स की। 3 फिलोसफर्स थे उस टाइम के जिन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन पे। वो थे जॉन लॉक, जीन जैक्यू और मॉन्टेस्क्यू। तो बेटा इन तीनों के नाम आपने याद रखने के, हु वर 3 फिलोसफर्स हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिनका ग्रेट इम्पैक्ट था ऑन द पीपल ऑफ फ्रांस, और जिनकी वजह से हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में आता है। अब जैसे जॉन लॉक थे, उनकी एक बुक थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, और उन्होंने उसमें क्या क्रिटिसाइज किया? डिवाइन एब्सोल्यूट राइट ऑफ द रूलर्स, के रूलर्स की जो के पावर्स पे
क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। जीन जैक्यू, उन्होंने भी बेटा एक बुक लिखी जिसका नाम है द सोशल कंट्रैक्ट, और इसमें उन्होंने मेंशन किया द आइडिया ऑफ वन पर्सन वन वोट। फिर थे बेटा मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने बुक लिखी द स्पिरिट ऑफ द लॉ। इसमें इन्होंने कहा कि जो पावर है वो इक्वली शेयर होनी चाहिए लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी में। अब तो बेटा हमें इसके नाम याद रखने, कौन कौन थे वो, जॉन लॉक, जीन जैक्यू और मॉन्टेस्क्यू। उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी, जो जॉन लॉक थे उन्होंने लिखी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जीन जैक्यू ने लिखी द सोशल कंट्रैक्ट और मॉन्टेस्क्यू ने लिखी द स्पिरिट ऑफ द लॉ। थैंक यू स्टूडेंट्स।